students. Today we are going to discuss about past continuous tense. आज की क्लास में हम past continuous tense के बारे में चर्चा करेंगे या post continuous tense जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. past continuous tense, ठीक है. past continuous tense, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि past tense का यूज भूतकाल की घटनाओं को रेफरेंस में भूतकाल की बातों के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे मान लो कोई घटना घटित वो आज से पहले घट चुकी है, वो बात पीछे जा चुकी है, ऐसे कार्यों के लिए पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है. लेकिन भूतकाल में भी जिस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं उस समय में वो काम कंटिन्यूटी में था, जारी था, अर्थात उस समय वो पूरा नहीं हुआ था. बात तो आज करंट में प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन बात उस समय की कर रहे हैं. और उस समय जो काम था वो मतलब क्या था? जारी था, कंटिन्यू था, अनकम्प्लीट था. तो उस परिस्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. एक बात क्लियर हुई. फिर हम बात करते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है? तो सबसे पहले हम हिंदी टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमें हिंदी में थोड़ा पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये होता है, तब जाकर के वो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो जिन हिंदी वाक्यों में, अब पहले हिंदी की पहचान हमें कंफर्म होनी चाहिए, उसके बाद हम अंग्रेजी की पहचान करना सीखेंगे. तो सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, यानी ये रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए, इत्यादि का मतलब आदि शब्द आए, तो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा. यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा. फर्स्ट बात कंप्लीट हो गई पहचान की. पहचान क्या होनी चाहिए? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे, इस तरह के उपशब्द आए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. पहचान जैसे ही क्लियर होती है तो हमारे सामने दूसरा सवाल ये बनता है कि अब जब पहचान क्लियर हो गई तो वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा? वाक्य का स्ट्रक्चर, जैसे आपने लैंग्वेज एंड ग्रामर में पढ़ा था कि वाक्य किसे कहेंगे कि अक्षरों का वह या शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. तो अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे. जैसे ही सेंटेंस फ्रेमिंग अपनी कंप्लीट होगी, सेंटेंस बनाना अपना कंप्लीट होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें लैंग्वेज की समझ आने लग जाएगी, भाषा की पकड़ है वो हमें आने लग जाएगी. तो सबसे पहले इस टेंस में, तो इस टेंस में क्या क्या बातें करते हैं? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वाज वर्ब का यूज किया जाता है. इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, सह क्रिया वाज एंड वर, वोज वर का यूज किया जाता है. WAS वोज, WERE वर, अगर यहाँ फोक्स और दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा वोज वर का यूज किया जाता है. तो बात क्लियर हो गई कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, जैसे मैं इधर लिख रहा हूं एक बार के लिए, वोज एंड वर, अगर यहाँ किसी को ये शब्द दिख नहीं रहा तो वोज वर का यूज किया जाता है. ये बात क्लियर हो गई. वाज वर का यूज जो है, वोज और वर है, उसका यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? तो देखो दूसरी बात, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया. अब सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? कई बच्चों के यहाँ समस्या ये आती है कि मुझे सिंगुलर का पता नहीं चल रहा है, तो मुझे आप ये बताएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है?
तो मैंने यहाँ लिखा है ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर रहेगा। और इस टेंस में आई भी सिंगुलर होगा। आई वैसे सिंगुलर ही होता है, लेकिन परफेक्ट में आई के साथ हैव आता है, तो वहां थोड़ा इसका इश्यू होता है। ये दल बदलू है आई, कभी ये सिंगुलर कभी प्लूरल, ऐसे इसका होता रहता है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखना होता है। तो मेन मुद्दे की बात क्या थी, समझने वाली बात क्या थी, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वोज का यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट कौन से हैं जो सिंगुलर की श्रेणी में आते हैं, ही, सी, इट व आई। क्लियर। दूसरी बात, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन कर्ता, अर्थात ऐसा सब्जेक्ट जिससे एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या के बारे में जानकारी प्राप्त हो, वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, और लिख सकते हो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज किया जाता है। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो दोबारा देखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का यूज किया जाता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे, या दो ऐसे कोई सब्जेक्ट जो एंड से जुड़े हुए हो, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब चौथा जो पॉइंट आता है, हेल्पिंग वर्ब की बात जब कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, हमारे यहाँ दो तरह की हेल्पिंग वर्ब, वोज और वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद आता है किसी भी टेंस में मेन वर्ब। क्या आती है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तथा इसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे। अब आईएनजी को ऐड करने के कई तरीके होते हैं, जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं कि ई हो तो उसको हटा देंगे, और यदि कोई वर्ड ऐसा हो जो सिंगल सिलेबल हो, सिंगल सिलेबल का मतलब एक सिलेबल का हो, एक ही उच्चारण में, एक ही ब्रीदिंग में उसको बोला जा सके, और उससे पहले यदि कोई वोवेल हो तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिट, सिट वर्ब है, इसका जो अंतिम वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या है, वोवेल है, और इसका सिलेबल देखना, सिट, सिट। अब डबल सिलेबल का वर्ड बोलता हूँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो हमें इस वर्ड को बोलने के लिए दो बार श्वासन क्रिया को करना पड़ रहा है। तो इसकी जो आईएनजी फॉर्म बनेगी, ये बन जाएगी सिटिंग। क्या बन जाएगी, सिटिंग। जैसे पुट है तो इसकी बन जाएगी पुटिंग, पीयूटी पुट है, इसकी क्या बन जाएगी, पीयूटी पुटिंग। तो इस तरीके से सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स जिसका अंतिम कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया जाता है। ये कुछ आईएनजी के तरीके थे, और जिस शब्द के अंत में ई हो, ई हटा करके बना देते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तथा उसमें आईएनजी को जोड़ा जाता है। फिर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है। कैसे वाक्यों में, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। यानी निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं। यही बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना तो उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं या यूज किया जाता है। फिर बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया को कर्ता से पहले उपयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के पहले यूज किया जाता है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो निगेटिव भी हो तो उसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता के बाद नोट का यूज किया जाता है। ये 1 से लेकर 6 तक के नियम हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने में हमारी सहायता करेंगे। इन नियमों को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन नियमों को फॉलो करके, इन नियमों का अनुसरण करके हम वाक्य जनरेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबका अलग अलग तरीका होगा। अब सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य की बनाने का तरीका सीखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, तो बेसिक पैटर्न का मतलब होता है कि सकारात्मक वाक्य जो होता है उसको बनाने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका तरीका क्या है। तो अब जब भी हमने ये पढ़ा कि हम एक वाक्य को बनाते हैं तो उसमें शब्दों का एक सही क्रम होना चाहिए, सही सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए, तभी वो वाक्य बनता है और उसी वाक्य का मीनिंग निकलता है और उसी से एक अच्छी लैंग्वेज बनती है। तो पहले आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब। हमारे पास दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होगी, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज है, उसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर है, इसका उपयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसमें आईएनजी जोड़ना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। और आईएनजी के बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तभी यूज करना है, नहीं है तो यहाँ तक भी आपका वाक्य कंप्लीट हो सकता है। यदि वाक्य का फॉर्मेट केवल सब्जेक्ट और वर्ब तक सीमित हो, यहाँ तक आपका वाक्य कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो लिखो, नहीं दिया हुआ तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद भी कई बार बहुत सारी चीजें होती है, एडवर्बियल होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वो आगे अदर की श्रेणी में आ सकता है। तो बेसिक पैटर्न बन गया। अब हमने कुछ इसके एग्जांपल्स सेट करे हैं, वो एग्जांपल्स आपको यूज करके देखने। देखो सबसे पहले मैंने एग्जांपल रखा है, वह भोजन पका रही थी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वह भोजन पका रही थी। तो पहले अपनी जो हेल्पिंग वर्ब, अपनी जो पहचान है उसकी शर्त आ रही है, थी आ रही है, रही आ रही है। इसका मतलब पास्ट का है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस, समय वगैरह दिया हुआ नहीं तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो इसमें कर्ता कौन सा है, वह है, तो सी आ गया। हेल्पिंग, अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, देखो ही सी सिंगुलर, तो क्या आ गई हेल्पिंग वर्ब वोज। पकाना, पकाना को बोलते हैं कुक, और कुक में आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया कुकिंग और फूड। सी वॉज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही थी। हम पुस्तक पढ़ रहे थे, हम सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए वी लिख दिया, और वी के अनुसार देखो यू वी और दे के साथ क्या आएगा वर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वर, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रही है हेल्पिंग वर्ब। वी वर रीड, आर ई डी रीड यानी पढ़ना, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया, पढ़ रहे थे रीडिंग ए बुक। ही वी वर रीडिंग ए बुक, हम पुस्तक पढ़ रहे थे। ऐसे देखो तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल नहीं पता चल रहा, ऊपर चलो, यू किस में आ रहा है प्लूरल में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा वर। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। अब कई बार यू और ऐसा लगता है यू तुम अकेले ही हो, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों की श्रेणी में आता है, लेकिन सामान्यतः हम इसको किस में काउंट करते हैं
तो यहाँ देखो मैंने यू किस में लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल में ही आएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब वे गाना गा रहे हैं, देखो THY दे यानी वे, अब दे प्लूरल है तो दे वर। अब SING सिंग यानी गाना होता है और ING जोड़ देंगे तो सिंगिंग, और एक गीत या गाना सॉन्ग, दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना गा रहे थे। इस प्रकार से आप ये पॉजिटिव सेंटेंस कर सकते हैं। यू विल मेक 5 सेंटेंस, कितने सेंटेंस, 5 सेंटेंस होमवर्क के रूप में। कितने वाक्य बनाएंगे, 5 सेंटेंस, 5 वाक्य आप होमवर्क के रूप में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।